दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में 4 अंक इस टॉपिक से पक्के हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व किस प्रकार किस क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे याद किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इतनी चीजें हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे। तो यहां पर देखो, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी। दोस्तों यहां पर धातुएं होती हैं और हर एक धातु की अलग अलग क्रियाशीलता होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखेंगे। घटते हुए क्रम का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ धातुएं ऐसी होंगी जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होगी, तो उनको हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, और जिनकी क्रियाशीलता कम होगी उनको हम नीचे रखते हुए चले जाएंगे। तो हमारा बन जाएगा घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटते हुए क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व को ऊपर रखते हैं और सबसे कम क्रियाशील तत्व को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, हमने इस सक्रियता श्रेणी को यहां पर बना लिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं और किस प्रकार रखे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये श्रेणी पूरा दिख जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। यहां पर इस तरीके से तत्व अरेंज किए गए हैं, रखे गए हैं। यहां पर देखो, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और यहां पर है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये बेस है सक्रियता श्रेणी का। इसी के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ही हम लोग सक्रियता श्रेणी को बनाए हैं। उसके नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हम लिख दिए हैं क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। मतलब जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता शक्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये होती है दोस्तों सक्रियता श्रेणी। यहां पर देख लो, हिंदी में सबके नाम लिख दिए हैं। सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक यानी कि इसको हम जस्ता भी बोलते हैं, उसके बाद आयरन यानी कि लोहा, लेड जिसको सीसा बोलते हैं, और यहाँ पर है बेस हाइड्रोजन, और उसके नीचे कॉपर जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं। उसके बाद है मरकरी, मरकरी क्या होता है, पारद या पारा इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी, गोल्ड यानी कि सोना। तो ये है दोस्तों आपके सक्रियता श्रेणी के धातु, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इनको हम याद कैसे करते हैं, यानी कि याद करने की ट्रिक क्या है। तो चलो हम आपको बताते हैं कि आप 1 सेकेंड के अंदर चुटकियों में इस श्रेणी को कैसे याद रख सकते हो। तो यहां पर देखो, हम कुछ लिखते हैं, यहां पर देखो क्या लिखते हैं, ऊपर से आप पढ़ते जाना। तो दोस्तों ये है ट्रिक सक्रियता श्रेणी को याद रखने की। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आया। यहां पर देखो,
केदार से क्या हो जाएगा के यानी कि पोटेशियम, नाथ से क्या हो जाएगा Na यानी कि सोडियम, का से Ca यानी कि कैल्शियम, माली से Mg यानी कि मैग्नीशियम, आलू से Al यानी कि एल्यूमिनियम, जरा से Zn जिंक, फीका से Fe आयरन, पकाता इसका मतलब लेड Pb, और यहाँ पर है से क्या हो जाएगा H हाइड्रोजन, कौन Cu क्या होता है कॉपर, है Hg मरकरी, आगे से Ag सिल्वर, आया से Au यानी कि गोल्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस सक्रियता श्रेणी को याद रख सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो सक्रियता श्रेणी है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहां पर हमने ऊपर लिख दिए इसके डेफिनेशन, और यहां पर नीचे सक्रियता श्रेणी क्या होती है, यहाँ पर कितने धातु कितने तत्व रखे गए हैं और उनको किस प्रकार रखा गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है किस प्रकार रखा गया है, क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में। मतलब जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और यहाँ पर जो सोना है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सक्रियता श्रेणी। अब हम समझते हैं सक्रियता श्रेणी यानी कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 महत्व हमने लिख करके लाए हैं, और यही 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो हम पहले वाले को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे, ऐसे ही बारी बारी से सबको पढ़ते और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला महत्व क्या है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखो हमने पहले से ही लिख करके लाया है सक्रियता श्रेणी, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। क्या कह रहा है कि जितनी भी धातुएं, ये देख रहे हो आप, जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अगर इतने की अभिक्रिया, इनमें से किसी की भी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, तनु अम्ल के साथ कराएं, डाइल्यूट एसिड के साथ कराएं, तो इनके पास एक शक्ति होती है कि ये तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल सकते हैं। ये शक्ति इनके पास होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो उदाहरण से समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जिंक, यहाँ पर क्या है जिंक, और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर देखो ये जो जिंक है, जिंक धातु है, पहले आप सक्रियता श्रेणी में देखो कि ये जो जिंक है क्या ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ऊपर आता है। मतलब जिंक के पास एक शक्ति है कि ये क्या कर सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे। और दोस्तों गैस है तो आपको ऐसे ऊपर की तरफ एक तीर का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोजन गैस H2 है ये बाहर चला गया, और H2 के स्थान पे कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया ही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये है पहला महत्व। और यहाँ पर देखो दूसरा महत्व क्या है, इसी का उल्टा है। जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इन धातुओं की बात कर रहे हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना। ये जो 4 धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। मतलब इनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि इनकी अभिक्रिया अगर हम तनु अम्ल से करा दे तो ये तनु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकाल सके, ये शक्ति इनके पास नहीं है। यहाँ पर देखो उदाहरण से समझोगे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, कॉपर है, और कॉपर की अभिक्रिया हम करा रहे किसके साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ।
तनु HCl के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो कॉपर है क्या वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है कि नीचे, पहले ये चेक करो। तो यहाँ पर देखो ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, मतलब कॉपर के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता नहीं है कि ये क्या कर सके, तनु अम्ल से हाइड्रोजन बाहर निकाल सके। क्योंकि यार ये क्या है, हाइड्रोजन से भी नीचे आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन से कमजोर है। अगर कुर्सी पे कोई बैठा है, आप उसको हटाना चाहते हो तो आपको उससे मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही कमजोर हो तब थोड़ी हटा पाओगे। इसलिए यहाँ पर देखो जिंक ऊपर आता है, मतलब जिंक हाइड्रोजन से मजबूत था, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन भगा दिया, बाहर कर दिया और उसके स्थान पे बैठ गया। लेकिन कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है। हाइड्रोजन की तुलना में कॉपर के पास शक्ति कम है, मतलब कॉपर के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो यहां से हाइड्रोजन निकाल सके। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों नो रिएक्शन, यहां पे क्रॉस लगा देंगे, या फिर आप लिख सकते हो कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो तीसरा महत्व क्या है, पढ़ते इसको। जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी धातु पकड़ लो, जैसे यहां से अगर हम कैल्शियम पकड़ ले, यहां पर अगर हम कैल्शियम पकड़ ले तो कैल्शियम के पास एक शक्ति है। शक्ति क्या है कि कैल्शियम के नीचे जितने भी तत्व आ रहे हैं सब के सब कैल्शियम से कमजोर है। मतलब अगर इनमें से किसी का भी लवण का जलीय विलयन है तो कैल्शियम क्या कर सकता है जानते हो, इन सब के लवण के जलीय विलयन में से इन सब को भगाकर उसका स्थान ले सकता है। ये शक्ति है कैल्शियम के पास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, आयरन है, यहाँ पर क्या है, आयरन है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट, या फिर हम बोल सकते हैं कॉपर के लवण का जलीय विलयन। क्या है, कॉपर के लवण का जलीय विलयन। अब दोस्तों आपको सक्रियता श्रेणी में ये देखना है कि ये जो आयरन है क्या वो कॉपर से ऊपर आता है। तो यहाँ पर देखो आयरन यहाँ पर है, देख रहे हो कि नहीं, आयरन यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। तो दोस्तों आयरन ऊपर आ रहा है और कॉपर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब आयरन के पास एक शक्ति है कि वो कॉपर के लवण के जलीय विलयन में से कॉपर को बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर देखो कॉपर को ये बाहर निकाल देगा, कॉपर ठोस अवस्था में बाहर आ जाएगा, Cu सॉलिड। और दोस्तों यहाँ पर देखो कॉपर के स्थान पे कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का जलीय विलयन। अब दोस्तों इसका उल्टा देखो, अगर हम कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ कराएं तो यहाँ पर देखो कॉपर ऊपर आता है जिंक से कि नीचे, आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखो कॉपर यहाँ पर है और जिंक यहाँ पर है। अब देखो दोस्तों कॉपर नीचे आ रहा है, तो कोई भी धातु नीचे अगर है तो अपने से ऊपर स्थित धातुओं के लवण के जलीय विलयन में से उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कमजोर पड़ जाएगा, जिंक मजबूत पड़ जाएगा। अगर आप कमजोर हो, कोई मजबूत आदमी कुर्सी पे पहले से ही बैठा है, तो आप क्या उसको हटा सकते हो, नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, या फिर क्या लिख सकते हो, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना करना है। ये हो गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी का महत्व।